बात करते हैं एक्चुअली में टेलविंड्स है क्या, ठीक है, धंधा चलेगा क्यों? तो बिजनेस चलने का सबसे बड़ा रीजन तो देखो ये है, बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो प्लेज कर रही हैं कि वो लोग नेट जीरो कार्बन करेंगी, कार्बन के जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगी। हाय एवरीवन, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ईके एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को, और इसके ऊपर काफी लोगों के क्वेश्चन है स्टॉक के अंदर करना क्या है। बहुत लोग ऊपर के भाव में कहीं फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है स्टॉक को बेचे क्या करें, बिकॉज काफी लोगों ने देखो हार मान लिया कि स्टॉक में चलेगा या नहीं चलेगा। और काफी लोगों ने देखो यहाँ कहीं पे देखो लालच में भी रिजल्ट आने से पहले भी इसके अंदर पोजीशन बनाई है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये ग्रीन कैंडल्स जो बने हैं 19% 20% इसमें अपर सर्किट लगे हैं, ये रिजल्ट आने के पहले की बात है। अब इसका रिसेंट में रिजल्ट आया है, मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल भी करी है, और उसके पहले काफी लोग इसमें ट्रैप हुए हैं 2 बार और लोग फंसे हैं उसके बाद में। अब लोग समझ नहीं आ रहा करना क्या, ठीक है। तो मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा आपको कि कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बात हुई है। ये कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैंने पूरी पढ़ी है, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सब वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली में ईके एनर्जी करता क्या है। अगर बहुत लोगों को नहीं पता है क्या करता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ईके एनर्जी जो है वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग करता है। ये क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको। कार्बन एडवाइजरी सर्विस देता है, कार्बन को कम कैसे करना है, कार्बन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। कार्बन फैलता कैसे है? कार्बन फैलता है पॉल्यूशन की वजह से। जितना भी इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनके इंडस्ट्रीज में तो धुआं निकलता है, या वो लोग कोई केमिकल को एमिट करते हैं, जो केमिकल्स वो लोग यूज करते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, टॉक्सिक्स निकलते हैं। तो उसको कैसे कम करना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए लोग एडवाइजरी सर्विस देते हैं। क्लाइमेट को चेंज के अंदर कैसे करके सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस बनाने हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे प्लेनेट में हम लोग किस तरीके से जी सकते हैं अपने रिसोर्सेज को बचा करके, हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बिना इम्पैक्ट किए हुए, उसके लिए ये लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं और सजेशंस देते हैं, मतलब एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं। एक और बिजनेस जो ये करते हैं वो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का, ठीक है, जिसका नाम आपने यहाँ पे देखा हुआ, और ये सबसे बड़ा बिजनेस, इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनको यहीं से ही आता है। अब ये ट्रेडिंग कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ईके एनर्जी को अगर आप समझोगे तो वो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया कैसे। कार्बन क्रेडिट उसी कंपनी को मिलते हैं जो कंपनी बेसिकली कार्बन को कम करने का काम करती है, कार्बन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, तो उनको क्रेडिट मिलता है, मतलब एक तरीके से बेनिफिट मिलता है। और किन कंपनीज को मिलता है? जो लोग विंड प्लांट, हाइड्रो प्लांट, बायोमास प्लांट, बायोगैस, एफोरेस्टेशन, जियोथर्मल, ये कुछ एग्जांपल है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैंगे मार्केट में, बट ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जो भी कंपनीज इस सेक्टर के अंदर काम करती हैं, कार्बन को कम करने का काम करती हैं, पोल्यूशन को कम करने का काम करती हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने अगर 1 टन कार्बन रिड्यूस किया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उसको 1 टन कार्बन रिड्यूस करने के लिए 1 टन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी तरफ वो वाली कंपनीज होती है जो लोग कार्बन को बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन को फैलाती हैं, टॉक्सिक रिलीज करती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनकी वजह से एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अब उनके पास में एक लिमिट होती है, रेगुलेटरी बॉडी है सरकार की तरफ से, वो लिमिट क्या होती है मुझे नहीं पता, बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर वो लोग 1 टन कार्बन एमिट कर सकते हैं एक साल में, या 6 महीने में, 1 महीने के अंदर, और अगर वो उससे ज्यादा करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट को परचेज कर लेते हैं। कार्बन क्रेडिट को परचेज करने से क्या होता है, अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 टन की लिमिट है और 2 टन का कार्बन उन्होंने हवा में रिड्यूस फैला दिया, तो जब 2 टन का कार्बन हवा में जाएगा तो 1 टन तो उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया। तो 1 टन एक्स्ट्रा करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट परचेज कर लेते हैं। किससे? इन कंपनी से जो लोग अच्छा काम कर रही है एनवायरमेंट के लिए, या एनवायरमेंट को इनडायरेक्टली उनकी वजह से बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनसे परचेज कर लेते हैं। तो ये एक बिजनेस बन गया है। आप, एक कंपनी अच्छा काम कर रही है, या एक कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एक कंपनी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, तो जो नुकसान पहुंचा रही है वो बेटर वाली कंपनी से क्रेडिट को परचेज कर लेती है, उसके लिए पे कर देती है। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस बन गया है, उसका एक्सचेंज होता है ओवर द काउंटर, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और फाइनेंशियल्स पे अगर नजर डालें तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, इसका स्टॉक पी 21.6 का है। कंपनी ने भी लॉस किया है, तो इसलिए स्टॉक पी थोड़ा सा बढ़ गया, वरना 4-5 के पी पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने दिखा रखे थे पहले और भाव नीचे आ गया था। बट नेट नेट अगर आप पी पे नजर डालेंगे तो ये भी थोड़ा सा यहाँ जंप दिखा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनका जो पी है बढ़ता हुआ नजर आया है। आरओसी 32% का है, आरओई 25% का, दोनों ही काफी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी 0.12 है, ज्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम नजर डालोगे तो ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी प्रॉब्लम सारी की सारी यहीं से ही शुरू हुई थी। 2021 में 191 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया, 19 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। उससे पहले ये देख रहे हो यहाँ पे 2-3 साल पहले तक लॉस दिखा रहे थे। 2022 में इन्होंने कमाल ही कर दिया, 1800 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 10 टाइम्स रेवेन्यू कर दिया, और जो प्रॉफिट है वो भी 20 टाइम्स कर दिया, मतलब रेवेन्यू 10 टाइम्स प्लस मार्जिन भी बढ़ा दिया, तो 20 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। स्टॉक जो है एकदम रॉकेट कर गया, काफी लोग उसमें चढ़ गए।
फिर प्रॉब्लम शुरू हुई मार्च के अंदर, 2 क्वार्टर जब इनके रिजल्ट आ गए, यहाँ पे आप देखोगे 32 करोड़ का इन्होंने दिसंबर में प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद में पिछले मार्च का और इस बार जून का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, 6 महीने तक ये रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इनके पुराने ऑडिटर थे, उन्होंने इश्यू रेज़ किया, मार्केट में सबको पता है, आपको भी पता होगा, उन्होंने इश्यू रेज़ किया। इश्यू यही था कि जो इन्होंने अब ये रेवेन्यू दिखाया, ये बहुत ज़्यादा स्पाइक्ड दिखाया है। ये इनको नहीं दिखाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इनकी जो अकाउंटिंग का तरीका था, वो गलत था। उसमें और डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वो अब इनका अगला रिज़ल्ट आ चुका है, तो नेट-नेट देखने वाली बात ये है कि अब जो इनका रिज़ल्ट आया है, जो इनके नेक्स्ट ऑडिटर आए हैं, उन्होंने जो बुक्स इनकी बनाई है, उसमें इनको लॉस आया है 38 करोड़ और 32 करोड़ का। लॉस का जो रीज़न इन्होंने ये बताया, इनके जो मार्जिन्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं, मार्जिन्स इसीलिए रिड्यूस हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कार्बन्स ट्रेड होते थे, जो कार्बन सर्टिफिकेट्स जो ट्रेड होते थे, बिकॉज़ सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से कार्बन क्रेडिट जो होता है, तो वो सर्टिफिकेट ट्रेड होने के अंदर उसके भाव गिर गया और भाव जो है 80% तक गिर गया। और वो क्यों गिरा मैं आपको आगे बताऊँगा, बट जो प्रॉपरली जो एक चैलेंज है मार्केट के अंदर, वो भाव गिरने की वजह से है, प्लस रेवेन्यू भी कोई बहुत खास कंपनी का नहीं रहा है। इनकी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली बैलेंस शीट अच्छी है। इनके पास में हेल्दी रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 65 करोड़ की है, उससे ज़्यादा कंपनी के पास में आप यहाँ देखोगे तो इन्वेंट्री है 307 करोड़ की। इनकी अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में नजर डालेंगे तो प्रमोटर्स के पास 73% का स्टेक है, काफी हेल्दी स्टेक है। एफआईआई डीआई जो है स्टॉक को एकदम बेच करके निकल गया है, सारा स्टेक चिपका दिया है पब्लिक को, पब्लिक ने खरीद लिया इस सोच में कि इनको बेनिफिट होगा, लेकिन सब 26% का स्टेक है पब्लिक के पास में भी। तो प्रॉब्लम वहीं आती है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, लालच में गलत कंपनियां खरीद लेता है, उनको लगता है कि नहीं आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, वापस पुराने भाव पे जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब एक बार कहीं ना कहीं गवर्नेंस फाइनेंशियल ऑडिटर इशू अगर लग जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती ही है उस कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं देखो प्रॉब्लम होती भी है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 2 क्वार्टर्स के अंदर लॉस दिखाया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है, इतनी कहानी करनी क्यों है, राइट? कि अब पॉसिबिलिटी है क्या? चार्ट को देखते हुए तो लगता है स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो खरीदे या नहीं खरीदे? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, मैं आपको आगे टेलविंड्स भी बताऊंगा, मैंने प्रॉपरली यहाँ पे नोट किया है, ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है, रेवेन्यू के और इंडस्ट्री चैलेंज और टेलविंड्स क्या है, वो सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार अगर इसके चार्ट को देखें तो देखो इनके जो बुरे दिन थे ना, वो जा चुके हैं। जितना बुरा स्टॉक के साथ में होना था वो हो चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब थे इसके रिजल्ट आने के पहले, और उस समय तो इंटरेस्ट रेट हाई और भी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। अभी भी इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है, बट स्टिल काफी नेगेटिव सेंटीमेंट्स, अब तो बुल रन आ चुका है। तब इसने 335 के लेवल पे कहीं एक बॉटम बनाया, 350 के लेवल पे आप देख सकते हो, मैंने ये व्हाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, तो ये इसका बॉटम है यहाँ पे कहीं। बॉटम नहीं मतलब सपोर्ट कह सकते हो आप, बॉटम तो हो सकता है और नीचे कहीं बन जाए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट नेट नेट देख के लगता है कि इससे नीचे स्टॉक अब आता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि अब तो कंपनी का रिजल्ट भी आ चुका है। अभी ये 448 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा बुरा होगा तो 100 रुपए यहाँ से और गिर जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये आपको नोट करनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हैं, जिन्होंने खरीद लिया, देखो आप बेच के मत निकलो। ऑलरेडी आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर चुका है, अब बस इसको आप होल्ड करो, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कन्विक्शन देगा कहीं ना कहीं होल्ड करने की, क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में थोड़े सेंसिबल पॉइंट्स निकल के आए हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने देखो लालच में यहाँ खरीद लिया है, उन लोगों को भी ये बोलूंगा अब आप होल्ड करो, या जो जिसका लॉस नहीं है, जिसने एकदम बॉटम पे खरीदा है, वो आपकी मर्जी है, आप होल्ड कर सकते हो, कर लो। मैं आपको आगे पॉइंट बताता हूँ, वो आपको खुद देखना है कि करना क्या है। नेट नेट स्टॉक यहाँ कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है और अब बॉटम बन चुका है। सब नेक्स्ट सपोर्ट जो है 370 है, इससे ज्यादा डरने की कोई बात इसमें है नहीं। जो भी होगा अब ऊपर की साइड होना चाहिए, चार्ट में जो भाव आना चाहिए ऊपर का आना चाहिए, नीचे के भाव दिखने के चांसेस थोड़े से मुझे कम लगते हैं, अनलेस एंड अनटिल और भी कोई दोबारा कोई इशू ना आ जाए, या फिर कंपनी के अंदर दोबारा और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या फिर इनके प्रॉफिट्स ही ना आए, क्योंकि इन्होंने 2 क्वार्टर्स के अंदर लॉस तो दिखाई दिया है। बात करते हैं एक्चुअली में टेलविंड्स है क्या, ठीक है, धंधा चलेगा क्यों? तो बिजनेस चलने का सबसे बड़ा रीजन तो देखो ये है, बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो प्लेज कर रही हैं कि वो लोग नेट जीरो कार्बन करेंगी, कार्बन के जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगी। और साथ के साथ इंटरवेंशन हो रही है रेगुलेटरी और इन्वेस्टर्स की भी, क्योंकि लोग जो है काफी सेंसिटिव हो गए हैं इस चीज को लेकर। उनको लगता है जो हमारा प्लेनेट है वो एक ही है, जो हवा है बेसिकली अक्रॉस द ग्लोब सभी सिमिलर होती है। बॉर्डर तो हवा रोक नहीं सकता ना, अगर इंडिया के अंदर पॉल्यूशन है तो ऑफकोर्स वो दूसरी कंट्री में जा सकता है, दूसरी कंट्री का पॉल्यूशन हमारी कंट्री में आ सकता है। तो जो लोग हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो काफी सेंसिटिव हो गए हैं इस मैटर को लेकर, काफी ज्यादा काम हो रहा है इसके अगेंस्ट। कंपनीज भी काफी ज्यादा फोकस कर रही हैं, तो बेसिकली ये एक अच्छा पॉइंट है। तो ये लोग अगर आगे प्लेज करेंगे तो ऑफकोर्स इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, जो ईके एनर्जी करता है। प्लस इनको हो सकता है कार्बन क्रेडिट्स की जरूरत पड़े, वो भी ईके एनर्जी करता है। दूसरा जो टेलविंड यहाँ पे नजर आता है वो ये है आईपीसीसी। आईपीसीसी जो है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है,
और उनका जो बेसिकली एक टारगेट है या आप कह सकते हो एक गोल है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना है, वहीं तक इसको कंट्रोल करना है। ग्रीन आउट एमिशंस जो है वो पीक भी करे अगर 2025 में, उससे पहले उसको कम करना है 43% से 2030 तक, मतलब उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स उन सभी चीजों के लिए टेलविंड देखो निकल के आएगा कहीं ना कहीं कार्बन के बिजनेस में। इंडोनेशिया ने पहला अपना फर्स्ट कार्बन एक्सचेंज लॉन्च किया है और वो लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया। वो लोग अब कार्बन क्रेडिट को जो है ट्रेड करेंगे अपने खुद के एक्सचेंज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो ऑपरेशनलाइज कर रही है इंडियन कार्बन मार्केट को, और बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लेकर के आएगी। वो किस तरीके से होगा वो आने वाले दिनों में देखना है, कोई क्लैरिटी अभी है नहीं गवर्नमेंट की साइड से। केनिया ने पहला अमेंडमेंट बिल साइन किया है और वो भी अब नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही पूरी उनकी तरफ से भी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। एक और जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको येलो में यहाँ पे मार्क किया, आप देख सकते हो। ये तीन जो रेगुलेटरी बॉडी है, COP28, VCM एंड ICVCM, ठीक है, आप इसको सर्च कर लेना गूगल पे। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कार्बन क्रेडिट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेगुलेट करती हैं। आगे की जो गाइडलाइंस है ये लोग डिसाइड करेंगे। ये लोग डिसाइड ये करेंगे बेसिकली कार्बन क्रेडिट के अंदर रेगुलेटरी नॉर्म्स किस तरीके के लाने हैं, कंप्लायंसेस किस तरीके के लाने हैं, जो क्रेडिट्स हैं कौन सी कंपनीज बेच सकती हैं, कौन सी कंपनीज खरीद सकती हैं, क्रिस क्रेडिट का क्या भाव रहेगा। 2005 में अगर किसी ने कोई कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट बेचा है या खरीदा है तो उसका क्या भाव रहना चाहिए, और 2023 में क्या भाव रहना चाहिए। तो बहुत सारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ये लोग लेकर के आएंगे वो, लेकिन आपको नवंबर दिसंबर तक उस पर क्लैरिटी देखने को मिलेगी। नेट नेट कहने का मतलब ये है, कंपनी का जो सितंबर का रिजल्ट आएगा मुझे लगता है वो भी काफी पुअर आता हुआ नजर आता है मुझे। ठीक है, इन्होंने जून तक का दिया है, सितंबर का भी जो आएगा मुझे लगता है नहीं बहुत अच्छा आएगा। रीजन बीइंग अभी जो है काफी ज्यादा चैलेंजेस है मार्केट के अंदर। अभी देखो ये क्लैरिटी नहीं है, इन दोनों तीनों रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से वो आना अभी बाकी है। अभी यहाँ पर देख रहे हो अभी काफी नेसेंट स्टेज में काम चल रहा है। और अगर चैलेंजेस की बात करूं मैं, तो चैलेंजेस क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि भाव अभी अच्छा नहीं आएगा कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर, वो इसीलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर रहा, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं डिले रहा, कैंसिल हो गए कुछ प्रोजेक्ट्स, उसमें काफी हिंड्रेंस आई क्योंकि रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो पाए कंपनीज को, तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को या तो होल्ड कर दिया, कैंसिल कर दिया, डिले कर दिया। ग्रीन वॉशिंग इशू रहा है। ग्रीन वॉशिंग इशू के अंदर का मतलब ये है कि जो कंपनीज बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज करती हैं, एमिट करती हैं, उन कंपनीज का काम क्या था, वो लोग कार्बन तो रिलीज कर रहे हैं एनवायरमेंट में, लेकिन कार्बन को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे थे, वो लोग कम नहीं कर पा रहे थे। तो उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, पैसा तो होता ही है उनके पास, वो लोग क्रेडिट्स को परचेज कर लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से या किसी और कंपनी से। डेवलपिंग कंट्रीज में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी कॉन कॉल में ही वो वर्ड यूज हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं वो अच्छा एक सर्टिफिकेट उनके पास में होते हैं, और वो लोग सेल कर देते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह को, वहां से उनको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। और एक मैंने बताया ना प्रॉपर एक बिजनेस बन चुका है ये, जो कि हेल्दी बिजनेस है, क्योंकि देखो एक तरफ से कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हो रहा है इसकी वजह से प्लेनेट को। तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया कि आप लोग इतना ज्यादा सर्टिफिकेट्स को परचेज कर रहे हो, लेकिन जो मेन फोकस है कार्बन को कम करना वो आप नहीं कर रहे हो। आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी आप कार्बन को जितना मर्जी रिलीज करोगे और क्रेडिट्स परचेज करते चले जाओगे। तो उस क्रिटिसिज्म की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोगों ने इसको परचेज करना बंद कर दिया। जो कंपनीज थी उनका फोकस जो है थोड़ा डिविएट हो गया, उन्होंने शुरुआत कर दिया अपने कार्बन न्यूट्रलाइज करने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। तो इसीलिए जो कार्बन क्रेडिट के जो भाव हैं, जो प्राइसेस हैं, वो 80% तक गिर गए। जो पहले $3 $60 के आसपास जो ट्रेड होता था वो 0.75 $2 तक गिर गया। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और इनकी जो करंट इन्वेंट्री खैर वो तो फेयरली वैल्यूड है इस वाले भाव के ऊपर, बट स्टिल चैलेंजेस तो हैं। और अभी कोई मेजर एक्सचेंज है नहीं मार्केट में, ठीक है, सब सारे ट्रेड्स ओवर द काउंटर होते हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि क्या सही भाव है क्या गलत भाव है कुछ निकल के नहीं आ रहा है। और ऊपर से इंटरनेशनल ट्रेड कार्बन टैक्सेशन भी आ गया। अगर टैक्सेशन आ जाएगा तो ऑफ कोर्स उस पर भी एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ क्रेडिट्स भी जो है बेहतर आएगी। तो ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो कुछ टेलविंड्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। नेट नेट आपको ध्यान ये रखना है कि यार देखो भाव आने वाले दिनों में स्टॉक का बढ़ना चाहिए। स्टॉक को भाव बढ़ने के लिए प्रॉफिट्स आना जरूरी है। और प्रॉफिट्स कैसे आएंगे, वो कंपनी का फोकस क्या है। कंपनी बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज तो करती ही है, 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनकी पोर्टफोलियो के अंदर है। कंपनी खुद अभी लॉन्च कर रही है, खुद का इनकी इंटेंशन है क्या, CNG पावर ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन, इन सभी बिजनेस के अंदर कंपनी एंटर होना चाहती है। इन्होंने एक कंसल्टेंसी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साथ में। प्लस इनका जॉइंट वेंचर भी चल रहा है शेल कंपनी के साथ में, सिंगापुर की कंपनी है, इसके साथ मिलकर ये लोग एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और उसके लगाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट लगेगा ये लोग पूरा एक बड़ा जंगल बनाएंगे और उस जंगल के अंदर ऑफ कोर्स ट्रीज लगाएंगे। ट्री लगाने से क्या होगा, कार्बन न्यूट्रलाइज होगा, तो इनको उससे क्रेडिट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे। और उस सर्टिफिकेट को ये आने वाले 3 से 5 साल में जब इनको मिलेंगे, जब तक वो प्लांट बड़े होंगे, उसको ये सेल करेंगे मार्केट के अंदर, तो वहां से इनको पैसा मिलेगा।
तो नेट नेट कंपनी का विजन खुद का भी अच्छा है, कंपनी पूरी कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स जब सिंगापुर जैसी कंपनी, सिंगापुर शेल और बाकी कंपनीज अगर इनके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, कोच्चि रेल मेट्रो, तो कहीं ना कहीं देखो धंधे में दम तो है, कोई बिजनेस में कोई ना कोई लॉजिक है, तभी ये बिजनेस चल रहा है। प्रॉब्लम जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आई थी, जो इनकी बुक्स हैं उसके अंदर इनके पुराने जो ऑडिटर हैं उन्होंने इशू रेस किए थे। और नो डाउट देखो वो इशूज जेन्युइन भी थे, ऐसा नहीं था कि वो ऑडिटर कोई बेवकूफ था, ऑडिटर समझदार था वो। उन्होंने सही इशू रेस किया, तो कंपनी जो है अपनी बुक्स को काफी इन्फ्लेट करके दिखा रही थी। और अभी जो नया ऑडिटर आया उसने कहीं ना कहीं देखो उसको बैलेंस आउट करते हुए इनकी बुक्स में यहाँ पे लॉस दिखा दिया। उसने नहीं दिखाया, लॉस होना ही था, क्योंकि एक तो भाव गिर गया इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने देखा ग्रीन वॉशिंग की वजह से। और इनके रेवेन्यूज तो देखो गिरने ही थे, क्योंकि कंपनी रेवेन्यूज बहुत ज्यादा दिखा रही थी। रेवेन्यू दिखाने का मतलब ये है, जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मान लो इनको 100 करोड़ का मिला है और वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको आगे 10 साल के लिए मिला है, तो कंपनी क्या करती थी, 100 करोड़ पहले ही साल में दिखा देती थी। जबकि इंस्टेड ऑफ कि जैसे जैसे आप डिलीवर करोगे वैसे वैसे तो रेवेन्यू अपनी बुक्स में दिखाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले साल 5 करोड़ का काम किया तो 5 करोड़ तो दिखाओगे अपनी बुक्स में। अगले साल अगर 12 करोड़ किया तो 12 करोड़ का दिखाओगे, फिर अगले साल 10 करोड़ किया 10 करोड़ दिखाओगे। नहीं, इन्होंने क्या समझदारी करी, 100 के 100 एक साथ दिखा दिए। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, जी न्यूज के ऊपर इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू है, पुराना इंटरव्यू है वो 6 महीने पुराना, अगर आप उसको देखोगे जी न्यूज सर्च करके यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। वहां पे आप उसकी कमेंट्री को सुनोगे, आपको समझ आएगा एक्चुअली में उन्होंने किया क्या, प्रॉब्लम आई कहाँ से है। तो नेट नेट करना यही है कि देखो जिसके पास में स्टॉक है वो होल्ड करे, जिसको फ्रेश पोजीशन बनानी है वो बना ले। अगर आप इसकी खुद की कन्विक्शन आती है तो मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एनकरेजमेंट नहीं है। पैसे आपके हैं, रिस्क आपका है, खरीदना है नहीं खरीदना, आप खरीदो मत खरीदो आपकी मर्जी है। जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये सारी बातें हुई है, मैं सिर्फ आपको जेन्युइन चीजें सारी यहाँ से निकाल करके बता रहा हूँ। सिंपली दिखता ये है, पुराने जो इनके दिन थे वो जा चुके हैं, बुरे दिन। और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा, हो सकता है 6 महीने साल भर कंसोलिडेट हो। इनका सितंबर का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो आपको स्टॉक में एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी ऊपर की साइड पे। नो डाउट चैलेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि काफी लोग स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं, वो स्टॉक को बेच करके निकलेंगे। गुड थिंग इज दैट कि पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक इसमें है नहीं, 26% का स्टेक ही है। पब्लिक बेचती जाएगी, अगर प्रॉफिट आएगा तो नो डाउट FII DI भी इसके अंदर एंटर करेगा। सिर्फ करना यही है कि अगर आपके पास में है तो आप इसे होल्ड करो, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए 3 से 5 साल होल्ड करने के। 3 से 5 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बिजनेस है वो काफी नेसेंट स्टेज में है, काफी शुरुआत में। नो डाउट कार्बन क्रेडिट 2008 से चलता आ रहा है मार्केट में, क्योटो पैक और पेरिस अग्रीमेंट ये सब चलते आ रहे हैं, बट नेट नेट कंपनी जो है अभी काफी शुरुआत के अंदर काम कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। कंपनी इन सभी बिजनेसेस के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कम्युनिटी बेस्ड वर्टिकल सस्टेन सप्लाई के अंदर। ठीक है, 4 मिलियन से ज्यादा स्टोव बनाएंगे ये लोग, जिसके अंदर गैसेस जो है वो कम रिलीज होंगी, कार्बन कम रिलीज होगा उसकी वजह से। ठीक है, ग्रेविटी बेस्ड वाटर फिल्टर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन सभी चीजों की। 40% से ज्यादा जो है कार्बन क्रेडिट से खुद के प्रोडक्ट से निकाल करके लाएंगे। जॉइंट वेंचर मैंने आपको बता ही दिया। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की कंपनी काम कर रही है, तो नेट नेट कंपनी काफी पॉजिटिव ट्रैक पे चल रही है। बट स्टिल चैलेंजेस अभी भी है मार्केट के अंदर। मैं इसलिए आपको इतना बैलेंस आउट होकर के बोल रहा हूँ क्योंकि कोई फंस ना जाए स्टॉक के अंदर। ठीक है, अगर स्टॉक नीचे आएगा तो आप डर जाओगे, फिर आप बेच के निकल जाओगे, लॉस हो जाएगा। आपके अंदर कन्विक्शन आप तभी खरीदो, जिसका हाई रिस्क है वो खरीद सकता है, जिसका लो रिस्क है वो उसमें एंट्री ना ले। हाई रिस्क वाला इन्वेस्टर इसमें एंट्री ले सकता है, लो रिस्क वाला इसमें ना ले। तो नेट नेट देखो ये पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। काफी ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है, काफी पढ़ना पड़ता है। आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप बुल रन के लिए अच्छी कंपनीज देख रहे हो तो कुछ कंपनीज मैं आपको यही बता देता हूँ जो आप एजुकेशन पर्पस के लिए देख सकते हो, जैसे कि सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, PSP प्रोजेक्ट, DCX सिस्टम्स, ग्रेविटा, ब्रिटानिया, मिसेस वेक्टर्स फूड, मैपमा इंडिया, सोना कॉमस्टार, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एफ्ले इंडिया। ये कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जो जिनका फ्यूचर मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा है। आने वाले टाइम के अंदर बुल रन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इनके फंडामेंटल्स प्रमोटर्स अच्छे हैं। तो आप एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।